बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपके साथ हूँ अशफाक इसहाक सिद्दी, और जाहिर है कि सदफ अब्दुल जब्बार ने अपने तय आपको खुशामदीद कहा तो मेरा भी उसमें हिस्सा कबूल कीजिए। तो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बारिश जो है वो जो बरसती रही कल शाम से, जो खूबसूरत एक हमने नज़ारा देखा, वो रात भर भी जब हम सोने की कोशिश में थे, मसरूफ़ थे, तो वो तब भी बारिश का सिलसिला चलता रहा, जिसका हमने असर कराची की शाहराहों पर, सड़कों पर देखा और घरों में भी देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने कल ये शिकायत की कि जी बारिश की बूंदें चंद पड़ी थी कि बिजली चली गई, जो कि अमूमन होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ इलाके ऐसे भी हैं बारिश नहीं हुई है एक्चुअली। अच्छा, और वहाँ पर भी बिजली की यही नौयत रही। तो ये थोड़े से मसाइल है। अच्छा, आई वॉन्ट कंप्लेन, हमारी तरफ ये सिलसिला नहीं रहा। तो जहाँ पर नहीं रही तो वो क्योंकि मैं न्यूज में देख रही थी, बहुत सारे इलाके मेंशन किए जा रहे थे जहाँ पर 6-6 घंटे से जी वो फीडर ट्रिप कर जाते हैं। मेरे घर थे, बट मैं ओवरऑल आवाम की बात कर रही हूँ कि मसाइल का शिकार था। अच्छा जी, अब थोड़े से क्योंकि बारिश होती है तो हमें भी थोड़ी एहतियात कर लेनी चाहिए। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि जो हमारे घर के सहन होते हैं या जो हमारे घर में राहदारी बनी हुई होती है, जो आपके और दीगर घर के जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं, यस, तो वहाँ पर अक्सर बेशतर ना पानी जमा हो जाता है। तो ट्राई टू लाइक आप उस प्रॉपर उसका एक ड्रेनेज रखें, सफाई वहाँ पे रखें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा अक्सर हमारे पॉलिटिशियन जी वो लॉन्ग बूट्स पहन के आ जाते हैं, ऐसे बूट्स मिल रहे होते हैं और वो पहन के भी आप सेफ हो सकते हैं, आपके पाँव नहीं भीगेंगे। और दूसरा ये है कि करंट से भी बच जाएंगे। करंट से आप बचें और हमेशा कोशिश करें जब भी बारिश हो कभी भी आप उन प्लग को हाथ लगाने की कोशिश ना करें। साथ ही घर में कैश थोड़ा सा रख लिया करें बरसात के मौसम में, ताकि बार बार बाहर जाकर एटीएम मशीन के चक्कर ये आपको ना लगाने पड़े। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो लोग बाहर निकलते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मैं एहतियात ये कहूँगा, अपनी गाड़ियों की हिफाजत करें। पानी जगह जगह पूल इन हो जाता है, मुझे भी ऐसी सूरत हाल का कल सामना करना पड़ा। तो ऐसे में एहतियात से ड्राइव करें। गली मोहल्लों में भी इवन ये है कि जहाँ पर ड्रेनेज प्रॉपर ना हो तो वहाँ पर पानी खड़ा हो सकता है और आपको नहीं पता कि वो वाटर बॉडी है तो वो कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो बाइक सवार हजरात, गाड़ी सवार हजरात और पैदल चलने वाले, ये ना हो कि कहीं पे खंबा आपको नजर आए, कहें कि यार यहाँ साइड से चला जाता हूँ तो खंबे का सहारा ले लूंगा। बी वेरी माइंडफुल एंड केयरफुल, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन, बल्कि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन का कमी है। अपने मोबाइल फोन को चार्ज रखें, किसी भी वक्त लाइट चली जाएगी, पता चले आपका फोन ही चार्ज ना और आप मुश्किल में फंस जाएं। तो ये छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल रखें बरसात के मौसम में। इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े, सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरी। पकौड़े जरूर खाएं। इस्लामाबाद में 14 बरस की घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद, सर फाड़ दिया, बाजुओं और टांगों की हड्डियां तोड़ दी, हाथों और पांवों के नाखून नोच लिए गए। सिविल जज की एहलिया पर मुलाजिम बच्ची पर तशद्दुद का इल्जाम है। भावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल में अहम पेशरफ्त, वाइस चांसलर के इल्जामात पर डीपीओ ने अदालती तहकीकात की पेशकश कर दी। कहते हैं पुलिस ने बोगस केस नहीं बनाया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमेटी कायम कर दी। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। एक माह के दौरान छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 133 अफराद जान से चले गए। चलास में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से दर्जनों मकानात, फसलें, बागात तबाह हो गए। कराची में बारिश से गर्मी कम लेकिन हब्स बढ़ गया, लोगों के मसाइल भी बढ़ गए। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। शादमान टाउन में वैन गड्ढे में गिर गई। अच्छा जी, तो बारिशों की बात हो रही है, तो इन बारिशों ने जो कि मानसून की बारिशें हैं, इन्होंने कहीं पर हम देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल कर दी है, कहीं लैंडस्लाइडिंग है। ये तमाम तर जो तबाहकारियां हैं इस बारिश की अब ये सामने आ रही हैं, क्योंकि मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है और ब्रेक नहीं लग रहा इन तूफानी बारिशों में। और मुल्क भर में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में गैर मामूली ये बरसात है जिसका सिलसिला जारी है। बालाई इलाके हों, पहाड़ी हों, मैदानी इलाके हों, यहाँ पर तेज बारिश के बायस दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी है। और साथ ही बताएं आपको गिलगित है, चित्राल, चल्लास, हुंजा में कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है। सयाहों की गाड़ियां दरिया में जा गिरी और एक ही खानदान के 6 अफराद बह गए। और ज़ाहिर है जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो उस वक्त तो रेस्क्यू का अमल बड़ा मुश्किल होता है,
फिर आपको ये भी बताएं कि मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर राब्ता पुल भी सैलाबी रेलों की नजर हो गए हैं और अभी तक जमीनी राब्ता खासतौर पर चित्राल और चिलास का कई इलाकों से बहाल नहीं हो सका है। जी अच्छा, ये ओवरऑल आप सूरत हाल देख रहे हैं, इट्स वेरी डेविस्टेटिंग, बी वेरी केयरफुल। जो लोग कल भी हमने इस हवाले से बताया था कि आप लोग ख्याल कीजिए, जो लोग गैर मुकामी हैं वो ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करें और वैसे ट्रैवल करने से तफरीह की गर्ज से, क्योंकि तफरीह का मकसद ये होता है कि आप इंजॉय कर सकें। बारिश अगर मुनासिब हो तो आप इंजॉय कर सकते हैं, पानी ज़्यादा खड़ा हो, नहीं पता कि कितना पानी है, गहराई क्या है, स्पीड क्या है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, खास तौर पर जी अनफेमिलियर टेरिटरी में जब होते हैं तो मसाइल होते हैं। अच्छा, कराची की बात कर लेते हैं जी। शहर क़ायद में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश है। वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त आपने तस्वीर लगाई माशाल्लाह। ये आप देखें कि इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ओवरऑल एक तो नुकसानात भी हैं, डेविस्टेशन भी है और दूसरा मसाइल भी हैं। अच्छा, शहर क़ायद की अब हम बात कर रहे हैं जी, तो शहर क़ायद में है ये कि बादल खुलकर बरसे, मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल जो रही जी जी, कल जो है ना 6 से 6:30 नहायत शदीद बारिश हुई, फिर 6:45 बजे फिर बारिश हुई, उससे पहले दोपहर में भी बारिश हुई, तो दोपहर में 2 से 2:30 बजे के करीब, 3 बजे के करीब बड़ा तेज एक स्पेल हुआ था। रातों रात क्या इतना जबरदस्त सिस्टम ड्रेनेज का हो गया? मेरे इलाके में तो पानी था ही नहीं, कहीं पे नहीं था, तो आपकी तरफ नहीं हुई होगी ना। मतलब कराची शहर का हुदूद अरबा देखें तो वो बहुत वसी है, कई इलाकों में बारिश नहीं हुई, कई इलाकों में बारिश बहुत तेज़ हुई। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो बना के लाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो मैं आपको बनारस के इलाके की सूरत हाल एज ए प्रूफ। अच्छा जी, बलूचिस्तान में भी सूरत हाल है ऐसी, कीचड़ का समंदर है कि मुसलसल जी बारिशें हो रही हैं और सैकड़ों मकानात, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासर इलाकों में पाक फौज और जिले इदारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और बताया जा रहा है कि 25 जून तक से अब तक बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 133 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। यानी जून से लेकर जुलाई में हम आ गए हैं। एनडीएमए की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में सबसे ज्यादा 65 अमवात हुई, केपी में 35 हुई हैं, इस्लामाबाद में 11, बलूचिस्तान में 6, सिंध में 5 और आजाद कश्मीर में 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। तो ये अफसोसनाक वाकया जी। अच्छा जी, जरा बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। तो हमारे साथ कराची से मौजूद है अफजल परवेज भाई, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ सक्खर से हमारे साथ जहांगीर वसीर है मेरे ख्याल में, यहाँ पर उनको नाम तब्दील कर दिया गया। तो बहरहाल बात यह है कि अब दोनों से बात करते हैं, पहले सक्खर का रुख करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा पसंदीदा सक्खर बराज भी है, तो जहांजेब भाई को तकलीफ देते हैं। जहांजेब भाई बताइएगा ज़रा, क्या सूरत हाल है आपकी तरफ, बारिश बरसात क्या सूरत हाल रही, कोई नुकसानात तो नहीं हुए वहाँ? जी बिल्कुल, कराची के बाद तकरीबन पूरी सिंध में ही जो बारिश है वो इंतहाई धूमधाम से जो है कि वो बज रही है। सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस वक्त बारिश का पानी मौजूद है। खैरपुर की बात करें, शिकारपुर की बात करें, नौशर और फिरोज की बात करें, दादू की बात करें या दीगर सिंध के इलाके हैं, वहाँ पर बारिशों ने तबाही मचा दी है। शिकारपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर दीवार गिरने से 3 बच्चियाँ जो हैं वो हलाक हो चुकी हैं, 2 ख़वातीन हैं वो ज़ख्मी हो चुकी हैं। उसके साथ साथ अगर हम खैरपुर की बात करें तो खैरपुर की 5 तहसीलों में जो बादल हैं वो जम के बरसे हैं और जो मुख्तलिफ इलाके हैं खैरपुर के वहाँ पर ही पानी जमा है, जबकि आमों के बागात और जो खजूर के बागात हैं उनको भी नुकसान का इंतहाई खदशा पैदा हो चुका है, क्योंकि बारिशें इंतहाई मूसलाधार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आम और बागों के भी जो है, जो आम और खजूर के जो बागात हैं उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अगर हम सक्खर की बात करें तो सक्खर के भी मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का पानी मौजूद है, नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं शहर की मुख्तलिफ सड़कें। पुराना सक्खर की बात करें तो वहाँ पर शहरियों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, इंतहाई गंदगी फैल चुकी है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमले की जानिब से कहीं भी पानी को निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। अलबत्ता दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन अब पानी नहीं निकाला जाता। इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद सोलंकी आपको दिखाए तो आपको ताहद तक पानी ही पानी नजर आ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक शदीद मुतासर हो रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों की भी आपस में टक्कर हो गई, क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा था और लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि पानी कितना है। लेकिन सक्खर बराज की दीवार के पास तो आप नहीं खड़े, अगर ऐसा है तो वहाँ पर तो थोड़ा सा मैनेज बेहतर होनी चाहिए थी। नहीं, मैं वहाँ पे नहीं खड़ा, मैं तो पुराना सक्खर जेल मोड़ पे खड़ा हूँ। और ये मेन सड़क है, यहाँ से ही रोडी से जो लोग हैं वो सक्खर आते, ये रोडी से जो लोग हैं वो सक्खर आते और यही जो सड़क है वो रोडी को भी मिलाती है, जो हमारी तहसील है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना पानी है
और जो गली मोहल्ले हैं वहां पर तो लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आते, मुल्ताल का हुक्काम कहीं नजर नहीं आते। अलबत्ता दावे बहुत करते हैं। सक्कर में रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी और दावे ही यही कहा दावे जा रहा हैं, था। सही कह रहे हैं जहांजेब, ये दावे हैं, इन दावों पर अमल दरामद नहीं होता है और आप भी एहतियात कीजिएगा क्योंकि जहां आप खड़े हैं उसके साथ ही बहुत ज्यादा पानी हम देख रहे हैं। कोई भी बाइक या गाड़ी आएगी पता चले जी वो पानी की छींटे उड़ाते हुए चली जाए। अफजल परवेज जरा बताइए, कराची में भी बारिशें हुई हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी खड़ा हुआ है, रात गए से बिजली भी कुछ इलाकों में नहीं है। आप कहाँ पर हैं? वैसे पानी आपके पीछे हमें इतना दिख नहीं रहा। साफ सुथरा इलाका है। जी बिल्कुल सदफ, अशफाक, मैं भी हैरान हूँ और शहरी भी बहुत ज़्यादा हैरान हैं। जो इलाके पानी में डूब जाया करते थे, शाहराह दरिया बन जाया करती थी और गली मोहल्ले जो है तालाब के मनाजिर पेश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। सिंध हुकूमत और मेयर कराची के इकदाम के बाइस जो है शहर में पानी की निकासी कौन सा इलाका है? आपने कहा पहले यहाँ पानी होता था, अब नहीं है, जरा इलाका तो बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त उस मुकाम पे मौजूद हूँ। ये मेन जिला सेंट्रल का नागन चौरंगी है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ माजी में देखा जाए तो ये दरिया के मनाजिर पेश करती थी सड़क। इसके साथ साथ जो नागन चौरंगी, सकी हसन, नौ तंजाबाद, हैदरी, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, वहाँ कई फीट पानी जमा होता था। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होती थी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। रात भर नॉन स्टॉप बारिश हुई है, कहीं हल्की कहीं तेज। जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ बहुत तेज बारिश हुई। पानी की निकासी के लिए जो इकदाम किए जाने थे वो बहुत बेहतर नजर आए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो रात भर जो है काफ़ी तेज़ बारिश मुख्तलिफ इलाकों में, जिला सेंटर में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसका महकमा मौसमियात जो है वो रिजल्ट भी जारी करेगी। अभी तक वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मुझे ये बताइए कि ये आपने नागन चौरंगी के इलाके का चुनाव किया, वाक़तन वहाँ पर सफाई सुथराई हमें नज़र आ रही है, लेकिन केडीए चौरंगी जहाँ पर तामीराती काम चल रहा था वहाँ पर पानी खड़ा रहा सुबह तक। अच्छा, बनारस के साइड की जो सूरत हाल है वहाँ पर तो ज़ाहिर है आप सही कह रहे हैं, वहाँ पर बारिश का पानी नहीं है, वहाँ पर कीचड़ और समंदर है कीचड़ का, कि वहाँ पर गाड़ियाँ जो गुजरती हैं तो वो फंस के जाती हैं। तो उधर सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? सिंध हुकूमत की नहीं है? जी बिल्कुल अशफाक, उधर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ पानी जमा होता था वो ठहर जाता था, रवा दवा नहीं रहता था। इस बार अगर बारिश भी हुई है तो 2 से 3 घंटे में पानी की निकासी हो चुकी है, क्योंकि 31 बड़े नालों की सफाई हुई। जो छोटे 522 नाले हैं शहर के बरसाती, उन नालों को ज्यादातर तरजीह दी गई जो नाले ओवरफिल हो जाते थे, जो सबब बनते थे सड़कों पर पानी जमा होने के। सिंध सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी है कराची में कचरा उठाने की और सफाई के हवाले से। जो अब टाउन्स बना दिए गए हैं, टीएमओ जो है वो इकदाम करते हैं सफाई के हवाले से। बादल जो है उन्हें भी घबराना नहीं चाहिए जब ऐसे इंतजाम हो रहे हैं अशफाक, अब उन्हें खुल के बरसना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं तो जिन इलाकों से होता हुआ आया हूँ मुझे तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ लगी, लेकिन जाहिर है कि सफाई सुथराई के अरेंजमेंट्स कर रही है गवर्नमेंट, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जाहिर है कि अगर मुर्तज़ा साहब एक्टिव हैं तो वी शुड अप्रिशिएट, लेकिन बाकी इलाकों की तरफ भी तवज्जो मबजूल करवानी चाहिए। सक्खर की हालत देखी थी आपने? सक्खर नहीं, इवन कराची की मैंने आपको बताया, कई इलाके ऐसे हैं, केडीए चौरंगी की मिसाल ले लें। ये अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जी क्या सूरत हाल अब बनेगी, इस सारी सूरत हाल में बारिशें मजीद आगे कितना बढ़ेंगी ये हम देखेंगे। और ये अशफाक, आप जिन इलाकों की बात कर रहे थे तो बारिश वैसे इतनी हुई नहीं है कि पानी कहीं जगह जगह खड़ा नहीं, सिर्फ बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बारिश बेसिकली बहुत तेज हुई है, जहाँ पर स्पेल हुआ है वहाँ पर बहुत तेज हुआ है। जाहिर है कि मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि काफ़ी तेज बारिश बरसी। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद की तेज बारिश और यहाँ की तेज बारिश में वैसे फर्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेल आधे घंटे का भी हुआ वो खासा तेज हुआ। और इनफैक्ट ये है कि उसका आपको अंदाजा हो जाता है जब पानी गलियों में बहना शुरू हो जाए और फिर उसके बाद खड़ा हो जाए, इवन ये कि गलियों में पूल इन कर जाए। लेकिन बात ये है कि कराची का, मैं आपसे वही तस्करा कर रहा था ना, आपने कहा आपकी तरफ नहीं हुई। कराची इतना बड़ा शहर है कि कल एक बात यह है कि गुलिस्तानी जौहर की तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ से आते हुए वापसी में बारिश हो रही थी, ये कराची सेंट्रल की साइड पे उधर हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। हाँ, ऐसा होता है अक्सर, हम अपने घर से आ रहे होते हैं बारिश नहीं होती, लेकिन जैसे ऑफिस के एरिया के करीब आते हैं बारिश बहुत हो रही होती है। अच्छा जी, अब आपको बताएंगे बारिश के बाइस सूरत हाल क्या है, वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर क्या है। भारत भी इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं बाज नहीं आ रहा है और भारत की जानिब से दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया गया है, जिसके बाद दरिया सतलज, रावी, चनाब
اور جہلم میں پھر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم میں جو ہمارا ادارہ ہے اس نے ممکنہ خطرے کے پیش نظر فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے، اور ستلج میں طغیانی کے باعث عارف والا میں بڑا حفاظتی بند ٹوٹ گیا اور پانی تیزی سے قریبی آبادیوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ دریائے سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ دریائے کابل میں درمیانی درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ اچھا، یہ اسے کہا جاتا ہے بیسیکلی، اس کو شرارت نہیں کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے آبی دہشت گردی۔ اچھا، یعنی کہ یہ جو سندھ طاس معاہدے کو اپنے حساب سے استعمال کرنا۔ اب ظاہر ہے ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پر پانی زیادہ آ رہا ہے، تو جتنا پانی ان کو ویسے ضرورت ہوتا ہے تو ان کو نچوڑ کے، ایک تو یہ معاہدہ ہی بڑا عجیب و غریب تھا، تو اس کے نتیجے میں ہم 3 دریاؤں سے محروم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ویسے ان دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا، ان کو بالکل نچوڑ کے خشک کر دیا جاتا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے پانی ان کی سائڈ پہ زیادہ آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لو جی۔ اچھا، آپ اس صورتحال میں مجھے پچھلے دنوں ایک بیان یاد آیا، خورشید شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جی بھارت جو ہے وہ ایسے ہی پانی نہیں چھوڑ رہا، اس بات کا معاہدہ ہوا ہے، یہ بات طے ہے۔ وہ تو ظاہر ہے اس وقت یہی معاہدہ ہوا تھا، اس کے حساب سے کہہ رہا ہے، تو وہ ظاہر اس کو ذمہ دار قرار نہیں دے رہے تھے، لیکن کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، اب حالات بدل سکتے ہیں۔ وہ ماضی کا معاہدہ اور اب کے حالات و واقعات کو دیکھ کر بہت ساری چیزوں پہ بات چیت کی جا سکتی ہے جی، کہ اب جس طریقے سے انوائرمنٹل چینجز ہو رہی ہیں، موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، بارشیں بے تحاشا ہو رہی ہیں اور بے ترتیب ہو رہی ہیں، صرف بے تحاشا نہیں، بے ترتیب ہو رہی ہیں، اور ایکسپیکٹڈ ایسے سیزن ہے اس میں بھی نہیں ہو رہی، مانسون کے علاوہ بھی بارش ہو رہی ہے، تو ایسے میں ضرورت ہے ہمیں پھر سے چیزوں کو ری نیگوشیٹ کرنے کی، دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے ملک کے اور دوسرے ملک کے آئی تھنک ہم یہ ریجن کے لوگ تو آپس میں بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ظاہر ہے کہ اور اوبویسلی ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو دیکھیں، دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے، اپ گریڈیشن چل رہی ہے، آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے لوگ اپ گریڈ کر رہے ہیں اس کے حساب سے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹے سا مثال دے دیتا ہوں کہ جن علاقوں میں جو ٹراپیکل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر لوگ کنسٹرکشن اس طرح کی کرتے ہیں جہاں پر سیلاب وغیرہ آتے ہیں کہ بیمبوز پہ اور اس طرح کے درخت، لکڑی کے اس طرح کے اسٹرکچرز بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی وہاں کے نیچے سے آتا جاتا رہے اور سیلابی صورتحال میں وہ پریشان ہو۔ تو دنیا بھر میں ایسے فینومینا سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں کوششیں کی جاتی ہیں ہمارے یہاں، اور ورلڈ بینک نے تو پوری ایک رپورٹ تیار کر کے دے دی ہے، آپ کیا کیا کریں تو آپ اس انوائرمنٹل چینج سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سول جج عاصم حفیظ کی بیوی کے تشدد کا معاملہ ہے، تھانہ حمق میں 14 سالہ ملازمہ پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور متاثرہ بچے کے مبینہ الزام پر اس کی والد کی درخواست میں مقدمہ درج کیا ہے۔ اچھا، بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بابر، ایک کویسچن ہے یہاں پر، جب مقدمہ درج ہوتا ہے اور ایسے میں فریق، یہاں پر تو اصولاً ریاست کو فریق بننا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو تو پریشرائز کر کے آگے جب معاملہ میڈیا پر ٹھنڈا ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیچ بچاؤ اور وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ریاست کیوں فریق نہیں بنی اس مقدمے میں، مدعی نہیں بنی؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو اشفاق، یہاں پہ یہ معاملہ دارالحکومت اسلام آباد میں ہی اس کو حل ہونا چاہیے، ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی، گرفتاری ہونی چاہیے تھی، لیکن دارالحکومت اسلام آباد میں تشدد کا معاملہ جب سرگودا میں پہنچا تو سرگودا کے ڈی پی او، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، فیصل کامران، انہوں نے نوٹس لیا، طبی امداد کے علاوہ انہوں نے اپنا عملہ، اپنی جو ماتحت افسران تھے ان کو اس معاملے پہ لگایا کہ فوری طور پر جتنی مدد امداد ہو سکتی ہے قانونی مورلی وہ کی جائے، وہ سپورٹ انہوں نے کی، کامران فیصل ڈی پی او۔ اس کے بعد یہ معاملہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں پہنچا۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلے جو تشدد کے معاملات دارالحکومت اسلام آباد میں ہوتے رہے، پھر کہا گیا رول بنائے گئے، قانون بنائے گئے کہ جناب اب جو گھریلو ملازمین کم سن نہیں رکھی جائے گی، بالکل لیبر قوانین کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ نمبر ایک، پہلے تو ان کے پیرنٹس کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں کہ آپ نے اتنی کم سن بچی کو، گھریلو ملازمہ کو، یہ بھی قانوناً خلاف ورزی ہے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کو غربت کے باعث لوگ مجبور بھی ہیں نا بابر، ظاہر ہے جب قانون کا اطلاق ہی نہیں ہو رہا تو غریب بھی کیا کرے، وہ کیا کرے پھر؟ دیکھیں، چائلڈ لیبر کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنا ہوا ہے پنجاب میں، ڈیفینیٹلی وہ بھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ساری صورتحال ہے، وہ بھی وہ بھی ورک کر رہے ہیں۔ تو وہ ادارے کس لیے ہیں؟ وہ ادارے اسی لیے ہیں کہ ایسے معاملات جب سامنے آتے ہیں یا ان کے نوٹس میں آتے ہیں تو وہ نوٹس لیتے ہیں۔ فی الحال دارالحکومت اسلام آباد کا معاملہ جب سرگودا اور سرگودا سے لاہور گیا تو اب تو یہ ہائی لائٹ ہوا اور اس کو کیفرے کردار تک پہنچانا میرا سوال اور
मेरा तमाम सवाल अदारों ये का था कि पर्दा मुद्दई रियासत क्यों FIR नहीं के मुतालिक थोड़ा सा आपको बता दो इस वक्त के देखें तशद्दुद का मामला सामने कानून पाबंद होता है, शवाहिद का कानून पाबंद होता है, रिपोर्ट्स का मेडिकल लीगल रिपोर्ट नहीं आई तो बच्ची की वालिद की दरख्वास्त पर अब वफाकी पुलिस ने किया क्या है। इब्तदाई तौर पर तो उन्हें बहुत पहले मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए था कि बच्चे का वालिद जो इस बच्ची को लेके सरगोदा ना जाता, वहां मामला ये ना होता, इधर ही हल होता। FIR जो दर्ज की गई है वो हमक टाउन थाने में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पुलिस ने जो दर्ज की है उसमें धमकियों का मुकदमा और हब्से बिजा में रखने का मुकदमा इब्तदाई तौर पर 2 दफा शामिल की गई है। फिर हमारी जब तशद्दुद कहाँ गया? ये जो हम इस बच्ची की कंडीशन देख रहे हैं और 6 माह तशद्दुद हुआ है, इसका जिक्र नहीं है इसमें। फौरी तौर पर ये सवाल जब FIR आप देखते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं जो लीगल मामला को देखते हैं, उनके सहन में ये सवाल उठता है तो उसका ये जवाब उन्होंने दिया है कि जो तशद्दुद के वालिद के बयान हमने दर्ज कर लिया है, तशद्दुद के मामला इसमें दर्ज कर लेंगे। अभी मेडिकल लीगल रिपोर्ट आएगी, उसमें शामिल जो उसके मुताबिक जो है इसमें मजीद दफात शामिल की जाएगी। मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो होती है। ठीक है बाबर, थैंक यू सो मच। बाबर हमें बता रहे हैं जी मेडिकल लीगल रिपोर्ट आनी है, उसके बाद फिर तशद्दुद की दफात शामिल हो सकती है। अब इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा। सारा बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, बात यह है कि ये बिलाशुबा ये वाकया हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ और आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ये नहीं आया जहाँ पर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हेड करती हैं, यानी कि पंजाब में, लेकिन डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी अलार्मिंग कि ये हो रहे वाक़यात, और 2016 का मैं तस्करा यूँ करता हूँ कि काफ़ी मुमासलत है उन वाक़यात में, वहाँ पर भी एक जज साहब मुलव्वस थे, फिर ज़ाहिर है कि उनकी अहलिया, और फिर जिस तरीके से सज़ा हुई, फिर सज़ा 1 साल की सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। ये हो क्यों रहा है वैसे आपकी नज़र में? क्या ऐसा, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कानून से काफ़ी शगफ रखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, इंसाफ देते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कंडेम करूंगी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है एंड इट्स अलार्मिंग टू नो कि एक जज की वाइफ ने ये सब किया। एंड मेरी टीम कल मिली है जाके हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में, और आउट ऑफ आवर जुरिसडिक्शन, बिकॉज इस्लामाबाद में वाक़या है, हमारी जुरिसडिक्शन लाहौर की, पंजाब की है, लेकिन ऑफ कोर्स वो बच्ची यहाँ पे है एंड बच्चे तो सबके इक्वल होते हैं सबके लिए। तो हमारी टीम ने जब विजिट किया तो उन्होंने मुझे कि टीवी पे तो फुटेजेस चल रही होती हैं बिल्कुल, लेकिन टीम ने जो मुझे नरेट किया ना, वो बच्ची खुद बता रही है कि उस पर कितना जुल्म है, उसके जो नेल्स जो है खींचे गए हैं और उसकी हड्डियां तोड़ी गई और बहुत ज्यादा मतलब इट्स हॉरिफिक। तो मुझे लगता है पर्सनली कि कोई साइकोपैथ ये कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान तो कर ही नहीं सकता ऐसा कुछ बच्चे के साथ। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है, आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है। देखिए, होता ये इसलिए हो रहा है कि सजाएं नहीं मिल रही, हो ये रहा है गिरफ्तार होते हैं मुजरिम, लेकिन एंड में जो कन्विक्शन रेट है ना, इट्स 1%। वो कन्विक्शन रेट जो है वो क्यों कम है सारा, यही हम जानना चाह रहे हैं। और लेबर कवानीन के तहत कहाँ पे कमजोरी है? जैसे कि अभी जो FIR कटी है उसमें आपसे भेजा और धमकियों का मामला है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, फिर तशद्दुद की दफात शामिल की जाएंगी, तो क्या यहीं से केस कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है? बिल्कुल केस कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, मैंने बहुत सारे वाकयात देखे अपने सामने, कोई अराउंड 250 टॉर्चर के, और उसमें बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग मुलव्वस भी होते हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, कोई एक सूबे की बात नहीं है। तो वहाँ पे जो है बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग मुलव्वस होते हैं, होता ही है वो किसी न किसी स्टेज पे इंटरवीन करके अपना असर रसूख डाल के वो जो है विक्टिम जो होता है उसकी फैमिली को मजबूर कर देते हैं, थ्रेटन करते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या वो कोई वहाँ पुलिस पे इंटरवीन करके जो है वो वहाँ पे भी कुछ चीजें हो जाती है। तो हमारा जो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और जो जुडिशरी का अमल है ना, अच्छा सारा, एक चीज जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि मैं सवाल कर रहा था, हमारे जो नुमाइंदे थे उनसे भी मेरा सवाल ये था, और जाहिर है कि आप लोग भी, कि जब तक ऐसे मामलात में रियासत मुद्दई नहीं बनती तो उसमें होता यह है कि जो मुतालिका फरीकैन होते हैं उनको तो प्रेशराइज करके पैसा दे के या किसी भी तरीके से चुप करवा दिया जाता है। जब तक मीडिया पे केस हाईलाइट होता है तो बात होती है, बाद में वो बेचारे चुप कर जाते हैं। तो इसमें रियासत का मुद्दई बनना कितना जरूरी है ताकि सजा हो कैफर किरदार तक जो भी मुतालिका फरीक हैं जिन्होंने ये तशद्दुद किया वो पता चले थोड़े अरसे बाद ये बच्ची फिर किसी के घर काम है। और जी देखिए, रियासत का मुद्दई बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ऑफ कोर्स वो केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन सिर्फ मुद्दई बनना नहीं, उसके फॉलो अप भी करना उस केस का, कि उसमें कोई जो है वो इन्फ्लुएंस तो नहीं डाला जा रहा, कोई उसमें मुलव्वस तो नहीं हो रहा, बिकॉज ये जो तभी रुकेगा जब हम जो है मुजरिम को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो इबरतनाक सजाएं, मतलब सजा नजर आनी चाहिए ना कि ये इतने लोगों को सजा हो गई, ये तो कभी नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। दूसरा, ये आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट केस इसलिए है, यूनाइटेड नेशंस का जो CRC है, UNCRC, उसने पाकिस्तान को कहा है
کہ آپ چائلڈ ٹریفکنگ ختم کریں اپنے ملک سے. یہ تو ایک پورا کنفرم کیس ہے چائلڈ ٹریفکنگ کا, کیونکہ بچی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا کے کام کرا کے اٹس اے سیریس ایشو. It's a serious issue and crime. Thank you so much سارا احمد. اور سارا نے بہت کم وقت میں ہمیں بتانے کی کوشش کی کس طریقے سے جی قانون پر عمل درآمد مکمل طریقے سے نہیں ہو رہا, کنوکشن ریٹ بہت ہے, اور پھر سے ہم دیکھیں گے کہ یہی واقعات رونما ہوں گے. افسوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس وقت حکام بالا کو جاگنے کی ضرورت ہے. خدا را ان بچوں کے ساتھ یہ ظلم روک لیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت بھی ہم ایک ایسے ایشو کی جانب بڑھ رہے ہیں جس نے سب کے دل دہلا دیے ہیں. بڑا افسوسناک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے, اور کہاں آیا ہے؟ تعلیمی درسگاہ پہ. وہ جگہ جہاں آپ علم حاصل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, جہاں پر آپ کو اخلاقیات اور تمام وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ معاشرے کا کیسے بہتر اور ایک بہتر انسان, اچھا انسان بن سکیں. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا شرمناک سکینڈل. ڈی پی او بہاولپور نے وائس چانسلر کے الزامات کو چیلنج کر دیا ہے. بہت ساری نازیبا ویڈیوز کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے, اور ڈرگ سکینڈل کی عدالتی سطح پر تحقیقات کی بھی پیشکش کر دی گئی ہے. ڈی پی او کے مطابق جامعہ میں منشیات کے 100 سے زائد ریکارڈ یافتہ طلبہ ہیں, اور پولیس نے کوئی بوگس کیس نہیں بنایا. یونیورسٹی کے اعلیٰ افسران سے برآمد اشیاء کے فورنزک کے بعد سب سامنے آ جائے گا. اب ظاہر ہے ان کا ورژن سامنے آ رہا ہے. یونیورسٹی کے وی سی نے اسکینڈل کو جامعہ کے خلاف سازش قرار دے دیا. بتائیں ذرا, مطلب ملک کسی ملک کے خلاف سازش کرتا ہے تو وہ کچھ ذرا میک سینس کرتا ہے یہ, بٹ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ہماری یونیورسٹی کے خلاف یہ سازش ہے. اور اس شرمناک واقعے کے حقائق سامنے لانے کے لیے نگراں حکومت پنجاب بھی اب متحرک ہو گئی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سیکریٹری معدنیات کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے, جبکہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے پیش نہ ہونے پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے. یہ سارے معاملات ہیں اور کافی ساری چیزیں. ظاہر ہے کہ دونوں سائیڈ کا ورژن ہونا ضروری ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کیسے ہو رہا تھا. اور پلس دیکھیں, ہمیں یہاں پر بیٹھ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی تھوڑا سا انشور کرنا ہے, میک شور کرنا ہے, کیونکہ ایک جو تاثر ہوتا ہے وہ پوری یونیورسٹی کا خراب ہوتا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس, جو بچیاں وہاں پر زیر تعلیم ہیں, آپ سوچئے ان کا فیوچر بھی کتنا ایٹ رسک ہے اس سارے اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد. ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. چودھری سلیم ہمارے نمائندے بہاولپور سے موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. چودھری صاحب, یہ معاملات, یہ ویسے سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ کیا شکایات کی گئی تھیں اس سے متعلق؟ یہ جو سیکیورٹی آفیسر جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, وہ اریسٹ ان کا کیسے ہوا؟ یہ سارا بتائیے گا, اس کے پس منظر کیا ہے اس کا؟ یہ گزشتہ 3 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اسپیشلی سے پی ایس پروگرام سٹارٹ ہوا ہے اس وقت سے جو اساتذہ ہیں انہوں نے وحشی طریقوں کا شکل اختیار کر دی ہے, اور اپنی ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جنسی استحصال شروع کیا, اس کے نمبرز لگانے کے لیے, پوزیشنز کے لیے. یہ سب سے پہلے 1 ماہ پہلے. اچھا, لیکن اس میں ایک نیریٹو یہ ہے کہ نمبر لگانے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ایک جو سیکیورٹی آفیسر ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ باقی بھی لوگ ملے ہوئے ہیں, کیونکہ سیکیورٹی آفیسر کی ذمہ داری کسی کے نمبر بڑھوانا یا نمبر لگانا تو نہیں ہوتا, تو تنہا تو نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ اس کی ایکسس اس سائڈ پہ انتظامیہ سے ہٹ کے, یہ کیونکہ انتظامیہ میں یہ بندہ آ جاتا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو ایکیڈیمکس میں اس کی وہاں پر ایکسس ہونا ضروری ہے. تو وہاں پر کون کون لوگ ملوث تھے, اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں یا جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے؟ پاورفل پوزیشن ہے یونیورسٹی ایڈمن میں, اگر ہم بات کریں تو سیکیورٹی آفیسر نے جو بیان کیا ہے پولیس کسٹڈی میں, اس میں انہوں نے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس ہیں 5-6 جن کا نام لیا ہے, ان کو کہا کہ یہ سارے لوگ بھی اس جو گینگ ہے اس کے حصے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں اگر 15 لوگ ہیں تو ان میں 15 میں سے 10 لوگ جو ہیں وہ اس جو ہے گینگ سے منسلک ہیں. اور اس بہت سارے جو لوگ ہیں, لیکن اب سب سے پہلے ڈاکٹر ابو بکر جو ڈائریکٹر فنانس ہیں اسلامی یونیورسٹی کے, وہ گرفتار ہوئے. ان کے ساتھ اسی طرح سے ایک لڑکی موجود تھی, آئس برآمد ہوئی, ادویات برآمد ہوئی, ویڈیوز برآمد ہوئی. لیکن ہوا یہ کہ پولیس نے پریشر میں معاملے کو دبانے کے لیے
उनके खिलाफ सिर्फ वाइस का मुकदमा दर्ज किया, अच्छा। वीडियोस के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियोस के हवाले उसके से कोई बाद- कार्रवाई नहीं की। और ये जो वर्जन अभी सामने आ रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये तो मेरे ख्याल में आइस जो मनीषात जो बरामद हुई है उसको भी निगेट ही करना हुआ फिर चौधरी सलीम। जी, उसके बाद डायरेक्टर ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं ये गिरफ्तार हुए हैं, इनसे भी आइस बरामद हुई और उसके साथ साथ वीडियोस बरामद हुई जिनमें पुलिस का दावा है कि 5500 के करीब वीडियोस हैं और वो इस्लामी यूनिवर्सिटी की तालबात है। उसके बाद एक रोज बाद ही ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है अल्ताफ नामी, वो गिरफ्तार होता है, उससे भी आइस बरामद होती है। तो उन वीडियोस का फॉरेंसिक या कुछ करवाया गया है, उसको दिखाया गया है, कहीं पे भेजा गया है किसी लेबोरेटरी में उनको के लिए भेज दिया गया है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को भी जो रिपोर्ट है वो भेज दी गई है। मोहसिन नकवी जो निगरान वजीर आला है उन्होंने नोटिस लेते हुए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। अच्छा। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये है कि अभी तक पुलिस जो है एक मुबैना वफाकी वजीर के बेटे को इस स्कैंडल में जो मुबैना तौर पर मुलव्वस है उससे बचाने के लिए Was he a अभी तक student? किसी भी मुल्ज़म के खिलाफ नाजेबा वीडियोस के हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं चौधरी साहब, वो क्या स्टूडेंट था? मतलब हाउ इज ही रिलेटेड इस केस से? नहीं, स्टूडेंट नहीं है जी, वो एक एक्स स्टूडेंट उसे कहा जा सकता है, स्टूडेंट नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कल पुलिस ने अपने मतलब वीडियोस इसी वाले जामिया से बॉक्स- फारिग तहसील है वो? जी, जामिया से फारुक तहसील है। उसके साथ साथ वफाकी एक महकमे का ग्रेड 17 का मुलाजिम है, वो भी इस रैकेट का हिस्सा है। ठीक है, पूरा एक उसके रैकेट है। खिलाफ चौधरी सलीम हमें इस हवाले से बता रहे हैं, और जाहिर है जब इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो तो फिर क्या किया जा सकता है। हमारे साथ जी इसी मामले पर बात करने के लिए मौजूद है चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जरा बताइएगा कि HSC की जानिब से भी इस मामले पर एक्शन लिया गया है, आप अपने तौर पे किस तरह इस मामले को देख रहे हैं, तहकीकात क्या की जा रही और है? ज़ाहिर है इस सवाल का आप जवाब देंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि नॉर्मली हम एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ की तरक्की के हवाले से हम आपसे बात करते हैं, जो कि बड़ा एक एजुकेशनल वे में लर्निंग होती है हमारी, लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक मौका है जिस पे हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वेरी सैड। जब भी आपने जो कहानी प्रेजेंट की है, जो आपके नुमाइंदे ने बताया है, और कल एक टीवी चैनल पे वाइस चांसलर साहब भी मेरे साथ बैठे थे उस तरफ से, ही वाज टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, ईदर वे अगर वाइस चांसलर सही कह रहे हैं तो जिन लोगों ने ये इस तरह के उछाला है, मीडिया में लाए हैं, दे शुड बी पुट ऑन टास्क। ये हो नहीं सकता। वहाँ बच्चियां पढ़ती हैं, हमारी लोगों की फैमिलीज हैं, वो उस्तादा कराम है, उनकी फैमिलीज हैं। अगर तो ये गलत किसी ने सारा प्रोपेगेंडा किया, पोल जो वाइस चांसलर कहते हैं, तो उनको भी नहीं माफ करना चाहिए, और स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको एग्जाम्पल बनाया जाए कि इस तरह लोगों की इज्जतें उछालना। अगर फर्ज करें गलत आप कह रहे हैं उछाला गया, तो ये इससे फायदा किसको हो रहा है? ये सब करके नहीं मैडम, आप बेसिकली तो हम तो घबराए हुए थे कि जी खुदा ना खासा पाकिस्तान फाइनेंशियली करप्ट हो रहा है। हम तो मॉरली करप्ट हो चुके हैं, हम फाइनेंशियल करप्शन की डिफॉल्ट हो चुके हैं। फाइनेंशियल डिफॉल्ट हो जाते तो शायद इतना बड़ा अलमिया नहीं था। ये जो मॉरली हम डिफॉल्ट हो गया ना, ये बड़ा अल्लाह माफ करे बहुत जुल्म हो गया हमारे साथ। तो आफ्टर सेइंग दिस थिंग, अगर खुदा ना खास्ता जो चीजें मीडिया में आ रही हैं अगर वो ठीक हैं, तो फिर मैं उसके साथ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करूंगा, हम उसके पूरा जो हो सकता है अपनी तरफ से करेंगे कि ये एग्जाम्पल हो जाए कि दोबारा किसी पे जरूरत ना हो कि इस तरह की चीज। डॉक्टर साहब, हमारा बेसिकली सवाल ये है कि बेसिकली आप जाहिर है कि चेयरमैन है हायर एजुकेशन कमीशन के, जो कि एक अर्सा पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हुआ करता था। आपकी एफिलिएशन जाहिर है कि एक अलग लेवल की है। आपके पास जो चीज़ें पहुंची हैं, आपने अपने तौर पर अभी इनिशियल रिपोर्ट पहुंची है। कल मैं असेंबली में भी था, स्टैंडिंग कमेटी ने जब उनको वाइस चांसलर साहब को बुलाया हुआ तो वो नहीं आए। तो दे वर वेरी अपसेट, और मुझे भी कहा गया जी क्यों नहीं आए। मैंने कहा जी अब आप बुलाते हैं, जब नहीं आते तो मेरे बुलाने पे कैसे आते हैं। तो मैंने तो ये भी कहा कि वाकई वो ज्यादती है, उनको आना चाहिए, एंड वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर आंसरेबल टू डिफरेंट फोरम। लेकिन ये दिस इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो इस इशू पे जिस पे आप बात कर रहे हैं, मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट ही होगी कि जब तक कोई चीज सॉलिड सामने ना आ जाए,
प्लीज इस पे आए, क्योंकि मुझे उन पेरेंट्स की कौमी फिक्र है असेंबली की जिनकी कायमा बच्चियां कमेटी बुला रही है, तो अब जाहिर है जब मामला मुझे इतना पता आगे है। बढ़ गया है तो नहीं, मीडिया मुझे ने पता है। मीडिया अपनी तरफ से तो नहीं, फैब्रिकेट नहीं कर रहा स्टोरी। नहीं, मैं मीडिया को सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जब तक चीजें क्लियर ना हो अभी इसको इस तरह ना करें, और अल्लाह करे ये चीजें जल्दी क्लियर हो जाए। और इसमें जिस तरह आपने फरमाया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ले लिया एक्शन, क्योंकि ये बेसिकली पंजाब के गवर्नमेंट के अंदर यूनिवर्सिटीज आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पंजाब का है उस पर, लेकिन हम भी आंखें बंद नहीं कर सकते। देखिए इन सारी चीजों पे रूल्स हैं, पॉलिसीज बनी हुई हैं, एक्ट बने हुए हैं गवर्नमेंट के, हरासमेंट पे है, ड्रग के यूज पे है। बट इसके बावजूद हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज में मनशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आइस की सप्लाई हो रही है और इस तरह के दीगर वाक़यात। आपके कवायद ज़वाबित हैं, माना है, मगर उन कवायद ज़वाबित की मौजूदगी में सब क्यों हो रहा है? इसमें बिल्कुल देखें, फिर उसमें वाइस चांसलर भी जिम्मेदार होंगे, जो उस यूनिवर्सिटी के हेड हैं, बाकी जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं वो भी जिम्मेदार होंगे, उस गवर्नमेंट जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उनकी जिम्मेदारी और हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग, मैं आपकी अगर हद तक बात करूं, आप क्या कर सकते हैं इस मामले में? ये हायर एजुकेशन कमीशन का इसमें क्या करता है? हमने इमीडिएटली उसी दिन जब ये खबर सोशल मीडिया पे आई, इमीडिएटली हमने यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट यही भेजी कि हम कमेटी बना के इसको रिव्यू कर रहे हैं। फिर हमें जो मीडिया से इंफॉर्मेशन मिली वो मिल गई। हमने वाइस चांसलर का फोरम बुला लिया है कि ये क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज के बारे में और बाकी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, लेट्स होप कि इट गेट्स इन्वेस्टिगेटेड और इसका सॉर्ट आउट के। विल टेक अ ब्रेक हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुख्तार। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप कुछ कह रही थी? पहले हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे। आप शुरू करें। अब तो ऑनियर आ गए, मतलब मैं सोच रही थी अभी हमारे ऑनियर आने में टाइम है। अच्छा, मैं भी ये सोच रहा था कि पहले काफ़ी सारे लवाज़मात होते हैं वो पूरे होंगे, लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। टाई मेरी बिल्कुल सीधी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की टाई भी सीधी होगी, जिन्हें पहनी होगी, जो दफातर में मौजूद होंगे, जिन्होंने पहनी हुई होगी। ठीक है, तो बाकी और बताएं क्या चल रहा है? मौसम ये एक घंटा हमारा अपना है, चाय का इस घंटे में हम अपनी बातें करेंगे। पिछला क्या पड़ोसियों का था? जी, पड़ोसी से मुराद आपकी मेरी है। ओके, मैं भी पड़ोसी हो सकती हूँ। तो बहरहाल तो हमारी ये दीवार है, ये बाउंड्री है हमारे, ठीक है? ये बाउंड्री हम बना नहीं सकते। चाय का बाउंड्री के साथ क्या हो रहा है नीचे? जी, ये इसके साथ बाउंड्रीज के साथ ऐसा होता है। हम चाय का तबादला कर सकते हैं, पानी का तबादला कर सकते हैं। तो पड़ोसी साहब जरा ये बताइएगा, इस घंटे आप क्या करने जा रहे हैं? इस घंटे काफी अहम मामलात पे देखें। बात ये है कि जो हमारी इकोनॉमीज होती हैं या हमारे मुल्क जो होते हैं वो किस वजह से जाने जाते हैं, किस वजह से उनकी तरक्की का इन्हिसार किस चीज़ पे होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। आपकी इकॉनमी कितनी स्टेबल कंडीशन पे होती है, इस पे होता है, यानी कि और इस तरीके से। और साथ खास तौर पर फूड सिक्योरिटी आपके मुल्क में कितनी है वो बड़ी मैटर करती है। वाटर सिक्योरिटी कितनी है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, ये वो इशूज हैं अशफाक, जब हम जिक्र कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीली का, और उसके नतीजे में जो सैलाब आ रहे हैं, जो तूफान आ रहे हैं, जो बरसात हो रही है बेतहाशा, फूड सिक्योरिटी का खतरा बढ़ रहा है, वाटर स्कैरिसिटी का खतरा बढ़ रहा है, आपको कहत साली का खतरा बढ़ रहा है। तो ये वो तमाम इक़दाम हैं जिनको बर वक्त एड्रेस किया जाए तो हम ज़ाहिर है कुदरती आफात से नहीं बचा जा सकता, लेकिन हम बहुत हद तक तबाही को प्लानिंग की जा सकती है। प्लानिंग से जी कुछ हद तक उसका जो एक कहते हैं ना उसकी डेविस्टेशन है, डिस्ट्रक्शन है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जब वो कहत वाला मामला आया था तो उसकी प्रिपरेशन आप देखें कि कितनी जबरदस्त तरीके से क्या मिसाल दी है अशफाक, वाकई क्या मिसाल हमारे सामने है कि प्लानिंग इज द की। प्लानिंग इज द की, बाकी अल्लाह के हाथ में। उस वाकये का जो एक बहुत सारे मैसेज हैं, ज़ाहिर है जब हम कुरानी वाकयात पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक मैसेज है कि अगर आप जब मैंने वो पढ़ा था, मतलब वो 7 साल की पहले से प्लानिंग कर ली थी कि कोई ख्वाब आया था कि जो 7 साल आएंगे पहले तो खुशहाली रहेगी, फिर कहत साली होगी। बिल्कुल, अगले 7 साल बिल्कुल। सो ये देखें जनाब। तो बहरहाल इस हवाले से वी नीड टू प्लान फॉर थिंग्स, तो इसमें कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। पहले टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। टॉप स्टोरीज, निगरां वजीर आजम के लिए क्या डार कतार में है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं साफ डार निगरां वजीर आजम बने तो इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान आ जाएगा। ऐसी कोई बात हुई ना मुआहदा, शेरी रहमान ने भी बता दिया। और बारिश का पानी दरख्तों, पौधों और हरियाली के लिए फायदेमंद है। बरसात के पानी में मौजूद मुफीद केमिकल्स
पौधों की नशोनुमा और खूबसूरती में मददगार साबित होते हैं। जी, तो ये ग्रीन इनिशिएटिव की पहले बात कर लेते हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस हवाले से कहते हैं कि पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने भीख का कशकोल उठाकर फेंकना है और पाकिस्तान में ज़रे इनकलाब आकर रहेगा इंशाल्लाह। और खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म की इफ्तिताही तकरीब थी और इस मौके पर जैसे कि अशफाक ने बताया कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़रे इनकलाब आकर रहेगा। मॉडल फॉर्म तर्ज की जदीद फॉर्म बनाएंगे जिससे किसान को फ़ायदा होगा और ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। तो ये बड़े अहम फैसले हो रहे हैं सारी सूरत हाल में बिलाशुबा। और इससे पहले अशफाक जो हम बातें कर रहे थे और हम भी ज़ाहिर है हम भी सीख रहे होते हैं डेली बेसिस पर जो नए नए फिनोमेना सामने आ रहे हैं जिसको हम एनवायरमेंटल चेंजेस माहौलियाती तब्दीली के उसके नतीजे में जो हम देख रहे हैं तब्दीलियाँ आ रही हैं। ऐसे में ये इनिशिएटिव इस लिहाज से भी ज़रूरी है। दूसरा हमारा मुल्क जो है ज़राअत पर बड़ा इन्हिसार करता है, हमारी मैशियत जी बड़ी काफ़ी ज़्यादा और एक वक्त था जब हम खुद इन्हिसार थे, हम खुद इन्हिसार और अब ये कि गंदम तक इंपोर्ट करने का वक्त आ गया। दालें चावल ये वाली चीज़ें भी हमें जी बाहर से मंगवानी पड़ती है। लेकिन ये स्टेप लिए जाएं बर वक्त, ये फैसले अगर जो हो रहे हैं उन पर अमल दरामद हो तो फिर क्या ही बात है। बाकी ये सही कह रहे हैं आर्मी चीफ, फिर हमें कोई तरक्की करने से नहीं रोक सकता। और साथ ही अब इसी से रिलेटेड इशू, क्योंकि जब ज़राअत में जो एक फैक्टर है अशफाक के बेतहाशा और बेवक्त बारिशें हो रही हैं तो फसलें भी मुतासर होती हैं। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बारिश का सीज़न चल रहा है और इन बारिशों के पानी से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है कि जो दरख्त हैं, फूल पौधे हैं, बारिश में जो पानी होता है उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो मुफीद भी होते हैं। और दूसरा एक और चीज़ सदफ, मैं ये चीज़ पाकिस्तान भर में ट्रैवल करने के बाद, अच्छा पाकिस्तान में मसले और हैं लेकिन कराची में देखते हैं तो कंक्रीट का जंगल हमें दिखाई देता है, तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। और हम ये जो ग्रीन इनिशिएटिव जो है ज़ाहिर है कि इट्स ग्रेट मतलब एफर्ट जो कि किया जाए तो पाकिस्तान खुद इन्हिसारी की तरफ जा सकता है। तो गार्डनिंग एक्सपर्ट और ट्रेडर जावेद इकबाल साहब हमें ज्वाइन करें, ही इज़ द एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट ओवरऑल, इनसे ज़रा बात करेंगे। अच्छा जी, जावेद सलीम कुरैशी साहब हैं हमारे साथ मौजूद। अच्छा जी, साबिक पीसी चेयरमैन हैं, इंजीनियर हैं जावेद सलीम कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। ये थोड़ा सा नाम के हवाले से कन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली हो गया था। आप ये बताइएगा कि ये कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को नई जहत पर लेके जाएं। दुनिया भर में काफ़ी इस हवाले से काम हो रहा है और मैं वैसे भी ये बात कर रहा था कि ना सिर्फ ये कि ज़राअत के शोबे में बल्कि ओवरऑल हम देखें कि पाकिस्तान काफ़ी डिप्रिशिएटेड है। फॉरेस्ट कवर हमारा देख लें 25% दुनिया भर में एक रिकमेंडेड है, हमारा 5% से भी कम है। और कराची की बात करें तो ना होने के बराबर है। उससे हट के बाकी ज़राई शोबे में किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जैतर साहब ने फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव जो दिया गया है जिसके पूरी ओनरशिप के साथ हुकूमत भी है और एस्टेब्लिशमेंट भी, और इसने जो फैसला किया है ये मेरा ख्याल है कि अगर इसी कुव्वत से आगे चला तो पाकिस्तान की खुशहाली में कोई डिकेड्स नहीं का वक्त नहीं है, ये सालों का वक्त है। क्योंकि जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के अंदर अगर आप इसको गौर करें तो जो इस वक्त हम ले रहे हैं क्रॉप जितनी भी, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो राइस हो, कोई फसल भी जो है दुनिया जो ले रही है उससे बहुत कम फसलें ले रहे हैं। ये कल चीफ साहब ने भी उधर अपनी स्पीच में भी बात ली थी। और अगर हम उसको सिर्फ दुनिया जो ले रही है उससे अगर हम उसका आधा हम अपने जो बड़े आराम से कर सकते हैं वो शामिल कर ले तो टोटल जो वैल्यू उसकी बनती है वो $17 बिलियन बनती है। 17 बिलियन डॉलर। सिर्फ अजाफे की बात कर रहा हूँ, अभी पूरी फसल की बात नहीं मैं कर रहा। आप मुझे ये बताएं कि हमने सारा पिछला जो कशकोल पकड़ के पूरी दुनिया घूमे हैं तो उन्होंने उसके अंदर 3 से 4 बिलियन डॉलर डाला गया। ठीक है। और अगर आपने पाँव पे खड़े हो तो पहले साल पे, ये फर्स्ट ईयर, इसके लिए आपको दूसरे साल के इंतजार को नहीं है, बल्कि फसल है 6 महीने की। 6 महीने का मतलब है कि $8 बिलियन 6 महीने में आपकी जेब में आ सकता है और उसके बाद $9 बिलियन दूसरी फसल से आपकी जेब में आ सकता है। अब $17 बिलियन मैं बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ। आप 1 साल की बात कर रहे हैं जावेद साहब, जरा ये बताइएगा इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है और इनिशियली कौन से ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं? ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म होंगे तो दीगर स्टेप भी लिए जाएंगे। इनिशियली कौन से 2-3 ऐसे स्टेप हैं जिनसे फौरी तौर पर फायदा हो सकता है? सबसे पहली बात ये, जब हमारे पास
हमारे पास सीड सिक्योरिटी नहीं है, बीज नहीं है हमारे पास किसी फसल का। अगर हमारे पास 2 फसलों के बीज है, एक का नाम है कॉटन है, वो तैयार हो गई है, दूसरे का नाम आप कैनोला कह लें या केजोला कह लें, उसका सीड हमारे पास मौजूद है। बाकी सारी फसलों के हमें वो सीड जो दुनिया इस्तेमाल करे उसको अपने मुल्क में लेके आना और अपने किसान को देने। अच्छा। किसान को सब्सिडीज नहीं चाहिए, किसान को वो बीज चाहिए जो उसके खर्चा निकाल के उसको प्रॉफिट उसकी जेब में डाल सके, और उसके लिए हमें दुनिया से इस सीड को लेके अच्छा, आना एक और चीज है, इसी से रिलेटेड मेरा जी। सवाल ये है कि बेसिकली अमेरिका की बात कर रहे हैं तो 1990s से वो जीएमओस पे काम कर रहे हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो सीड्स वगैरह और ऑर्गेनिजम्स पे। अब तकरीबन 2014-15 तक तकरीबन 90% वहाँ पर क्रॉप्स ऐसे हो रही थी। अच्छा, रशिया में उसके हवाले से सूरत हाल टोटली मुख्तलिफ है, ठीक है, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और ख़ास तौर पर ये कितना इंपॉर्टेंट है जीएमओस हमारे लिए, और दूसरा ये है कि ये जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके भी मसाइल आपको पता है यहाँ पर बड़े हैं, उनको किस तरीके से कैटर किया जा सकता है? देखिए, आप रोटी घर में खाने के लिए नहीं है, और मुकाबला हम कर रहे हैं यूरोप का कि हमने उसके मुताबिक जो चाहते हैं वो भाई हमें पहले अपनी रोटी पूरी करो ना। और जीएमओ टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप के अंदर अगर उसके अंदर कोई डिस्कशन डिबेट चल रही है तो उसके अलावा किसी और जगह ये डिबेट नहीं है। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएसए अमेरिका है, और उसके बाद सेकंड हम डेवलप कर रहे हैं चाइना के साथ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जीएमओ को खामखा आपने एक रगड़ा लगाया हुआ कि क्लाइमेट चेंज में जीएमओ के बगैर कोई फसल आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आपने अपने ऑयल सेक्टर की बात करनी है, एडिबल ऑयल सीड की बात करनी है, जो कि $4.5 बिलियन की आपकी इंपोर्ट है, $4.5 बिलियन, जो कि आप 4 मिलियन एकड़ पे क्रॉप लगा के इसको आप सम अप कर सकते हैं। $4.5 बिलियन को आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको जीएमओ सीड लाना पड़ेगा, क्योंकि जीएमओ सीड की पैदावार है 25 मन, आपके सीड की पैदावार है 12 मन। अब मुझे बताएं 10 से 12 मन लेना या 25 मन लेना, और 8,000 मन। तो जावेद साहब जरा ये बताएं, अब बारिशें हो रही हैं, बेतहाशा हो रही हैं, बेवक्त हो रही हैं, जाहिर है इससे किसान फसल दोनों को नुकसान पहुंचता है, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? दूसरे, ये जो बारिश का पानी है तो डिजास्ट्रस, अगर बहुत ज्यादा हो रही है, इसे मुफीद और कारामद कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इसके लिए सब सरकार पहले तो बारिश के पानी के लिए दुनिया ने डैम बनाए, हमारे पड़ोसी मुल्क ने बनाए, हमें बनाने चाहिए ताकि ये एक कारामद पानी है। और जब डैम्स आप बना लेंगे, जो कि शुरू किया है, मेरा ख्याल ये भी फोकस 2 है गवर्नमेंट का कि इसको हमने डैम्स बनाने हैं। अब अगली बात मैं ये कर रहा हूँ कि आपको एरियाज फिक्स करने हैं। इन बारिशों का जो फायदा हो रहा है आपके पूरे पोठवार के इलाके में हो रहा है जहाँ जमीन के नीचे पानी नहीं था। अब वहां पे आप पोठवार के इलाके में जाएं, वहां पे लोगों ने मकई लगा ली, लोगों ने पता हर हफ्ते बारिश हो जानी है और वो काम शुरू है। गवर्नमेंट को इन इलाकों में क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ फसलें लगाई जा सकती हैं, आप एग्रीकल्चर में उस तरफ शिफ्ट होना। अब जो कॉटन आप पोठवार के इलाके में लगाते हैं, हमने हमारी कंपनी ने खुद ट्रायल की है, जो कॉटन आपके सदर्न पंजाब में आपको 30 मन देती है, वो वहाँ 60 मन से ऊपर दे रही है। तो और 1930 में कॉटन पोठवार में लगती रही है, वहाँ पोठवार के अंदर जिनिंग फैक्ट्रियां आज भी मौजूद है पुरानी। तो हमें ये करना है कि हमें अपने उन क्रॉप्स के एरियाज को भी सिलेक्ट करना है कि हमने अब पानी, अगर बारिश हो रही है तो हमने कौन सी फसल किस इलाके में लेके जानी, और टाइम भी उस हवाले से चेंज करना है, बहुत ज्यादा दिया हुआ है। उसको अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो प्रॉपर जा सकते हैं। और ज़राअत सिर्फ ऐसी ज़राअत चीज है जो 100 दिन के बाद आपको डॉलर जमीन से निकाल के दे सकती है। ना कोई इंडस्ट्री निकाल के दे सकती, ना कोई और चीज नहीं निकाल के दे सकती। खुदा के लिए मैं समझता हूँ कि मेरी आपसे भी दरखास्त है, मीडिया को इससे दरखास्त है कि आप डेली कुछ वक्त जो है ना ज़राअत के लिए फिक्स करें। बिल्कुल मैंने कहा मुझे लेके, हाँ, ये कौम को बिल्डअप आपने करना है, कौम को ये बताना है हम सब ने मिलकर कि जनाब ये ज़राअत के जरिए आप इस फलों को इंशाल्लाह वहां पे लेंगे जहां हमारी आने वाली नस्लें हमारे एक और चीज भी है ज़राअत के हवाले से आपने बात की, मैंने वो तस्करा किया था, लेकिन अब प्रिसाइसली आप इस पे बात कर लेता हूँ। जो पानी का इशू हमारे मुल्क में है, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि ये बड़े मसाइल हैं, और भारत जो हमारा हमसाया है वो हमारे लिए मसाइल, आपको पता है कि इंडस ट्रीटी भी, वाटर ट्रीटी भी जो हुआ था उसके अंदर भी उतने फेवरेबल अपने लिए सोल्यूशन लिया, लेकिन अब उसकी भी खिलाफ वर्जी वो कर रहा होता है। पाकिस्तान जो है उसमें डैम नए बन नहीं रहे, ज़ाहिर है कि वो भाषा डैम का स्टेटस क्या है, वाटर स्टोरेज तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फिट हो जाती है, काला बाग है तो 6 मिलियन एकड़ फिट हो जाती है, वो नहीं है। पानी को कैसे प्रिजर्व करें, क्योंकि कुछ भी हमें चाहिए होगा तो उसके लिए पानी तो ज़रूरी है, प्लस हमारा आपाशी का निज़ाम बहुत पुराना है, उसको कैसे बेहतर किया जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये भी 75 साल के बाद होश आ गया ना इनको कि
मुल्क की इकोनॉमी नहीं बचती जब तक ज़राअत नहीं चलती। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल ये होश भी इनको आ चुके हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा देर है पूरी तरह उठने में कि जब तक डैम इस मुल्क में नहीं बनेंगे इस मुल्क की मैशत में आगे नहीं चलना। तो वो डैम जो है स्टोरेज डैम्स हैं पानी के, जिस तरह इंडिया यूज कर रहा है अपने स्टोरेज डैम बना के अपनी ज़राअत को आगे लेके गया है। नंबर 1 तो ये है कि हमें वो बनेंगे और इसके और समझ आ गई जब ये ज़राअत चलनी है तो ज़मीन और पानी से चलनी है। अल्लाह ने हमें ज़मीन दी है, मीठा पानी दिया है। दुनिया के मुल्कों के लिए ये मुसीबत है कि उनके पास ना ज़मीन है ना मीठा पानी। उनको इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, इंडस्ट्री के लिए बिलियन डॉलर पहले चाहिए इंडस्ट्री को सेटअप, फिर 2-3 साल लगते हैं प्रोजेक्ट लगने में, फिर उसकी रिटर्न आना शुरू होती है। हमारी ज़राअत तो 100 दिन बाद पैसा निकालती है। अल्लाह ने हमें ऐसी ज़मीन दी है। तो स्टोरेज ऑफ वाटर जिसकी आप बात कर रहे हैं ये दिस इज नंबर 1। लेकिन इससे पहले पानी से पहले जो सीड सिक्योरिटी में सीड की बात कर रहा हूँ, दिस इज नंबर 2। सीड ही नहीं है हमारे पास। फार्मर बेचारा खर्च करता है, उसका खर्चा ही नहीं निकलता। तो खर्चा निकालने के लिए अच्छा सीड उसको देना है। जिस तरह हमने एटम बम बनाने के लिए हम लाए ना किस तरीके, सबको पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये इस वक्त रिक्वायरमेंट है मेरे किसान को, अपना सीड लेके आए और उस सीड को जब अच्छा सीड होगा उसने कोई सब्सिडी नहीं मांगना। मैं आपको एक और मिसाल, मेज आपके मुल्क में लग रही है, मेज के फार्मर ने आज तक ना गवर्नमेंट से सब्सिडी मांगी है, ना उसने कहा कि मुझे खाद सस्ती दे, और ना उसने कहा बीज को सस्ता है। और वो लगा रहा है तो उसको मुनाफा हो रहा है ना अपनी फसल से, वो मांगता ही नहीं है। आप रेगुलेटर का काम है कि रेगुलेशन इस तरीके से बनाए कि अच्छा सीड इस मुल्क में आना शुरू हो जाए और उसमें कोई पाबंदी ना हो। और उसके बाद इंशाल्लाह किसान को ये सब्सिडीज के माध्यम में जो पैसे दे रहे हैं ना, सब्सिडीज में ना दे, वो अपना कमाना जानता है। और जावेद साहब, आपकी एक्सपर्टीज से और आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जरा सा एक मुख्तलिफ मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगी। एक बड़ा इशू ये भी है कि हमारे यहाँ उस तरीके से हम शहरों में ग्रीनरी सब्जा नहीं देखते। कराची शहर की बात करें, कॉन्क्रीट का पूरा शहर बन गया है और ज़ाहिर है ऐसे में जो दर्जा हरारत जैसे जैसे दुनिया का बढ़ रहा है तो उसमें और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। क्या किया जाए, दरख्तों को किस प्लानिंग से लगाया जाए, एक इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता है अपने घर में, ज़रा इस पे ज़रा सी रोशनी डालिएगा। पहले तो सबसे जो अर्बन एरिया के दुनिया के अंदर छतों के ऊपर जो है ना ये आप लोगों ने अपनी इंटरनल क्रॉप्स लगनी शुरू हो गई अर्बन एरिया के अंदर दुनिया। वो ग्रीन इम्पैक्ट भी दे रहा है और उसके वो शहर को पाल भी रहा है और उससे उनको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी उनको मिल रही है। नीचे घरों में गमलों के अंदर आजकल लग रही है, सिस्टम आ गए, बीज अच्छा मौजूद है इस वेजिटेबल्स का, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो है एक आम शहरी की जिम्मेदारी कि उसको इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दरख्त जो लगे उसको कटने ना दें, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके अंदर उसके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि हर साल इस शहर के अंदर कितना दरख्त उसने ज्यादा लगाना है और उसकी हिफाजत कैसे करनी है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक्त जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जो शहरों की जो हालत हो रही है, उसमें ग्रीनरी अगर नहीं होगी तो वो शहर कैसे चलेगी और किस तरीके से वहां पे लोग रहेंगे। तो ये बड़ा मैं समझता है जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसका यही काम है और इसको फोकस करके चलना चाहिए शहरों को भी। खाली हमें पहाड़ों पे जाके दरख्त नहीं लगाने चाहिए, पहाड़ों में भी लगाएंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन शहर में भी उसी एंगल से हर बरसात के मौसम में दरख्त लगाने चाहिए ताकि ये ग्रीन इम्पैक्ट जब आएगा। अदरवाइज आप देखेंगे जहाँ सड़क के दोनों जो दरख्त लगे होते हैं, जब आप वहां से गुजर रहे होते हैं तो इंसानी नेचर जो है कितनी न्यूट्रल हो जाती है, कितनी मतलब फील हैप्पी। तो इसलिए आम पब्लिक के लिए उसके मिजाज को ठीक रखने के लिए भी ये जरूरी है और नेचर भी इससे ठीक हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जावेद सलीम कुरैशी साहब, बड़ी मुफीद आपसे गुफ्त रही और जो आप आइडियाज़ दे रहे हैं अगर उन पर अमल दरामद किया जाए, जो इस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर मामला डिस्कस हुए अगर उन पर अमल दरामद किया जाए तो बहुत कुछ पाकिस्तान अचीव कर सकता है। प्रिसाइसली बिकॉज ये वक्त की अहम ज़रूरत है जी, फूड सिक्योरिटी इज़ एवरीथिंग। अच्छा जी, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान आइंदा माह पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं, इस बात का इम्कान है और सफारती ज़राए कहते हैं कि आइंदा यानी कि दौरा जो है अगस्त के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। तो राजा मोहसिन हमें मजीद तफसीलात दे रहे हैं, बताइएगा जी। सदर रजब तैयब एर्दोगान आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं और सफारती ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की है कि ये जो दौरा है ये अगस्त के पहले हफ्ते में मुतवक्के है
اور اس دورے کے دوران ترکیہ کے صدر کے ہمراہ ایک بڑا وفد بھی ہوگا اور ترک کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس وقت میں صدر کے ساتھ ہوں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس دورے کے دوران ترک صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی جو تعاون اور دفاعی تعاون کے فروغ پر جو مختلف مفاہمتی یادداشتیں ہیں ان پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ اس وقت میں ترک بحریہ کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوں گے اور دورے کے دوران ترک صدر اعلیٰ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور دونوں جو ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں ان کی بھی ملاقات اس دورے کے دوران ہونے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ راجہ محسن اعجاز، ہمیں بتا رہے تھے، اور ہوپ فلی کہ 12 سے پہلے اگر دورہ ہے ممکنہ تو آ جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد تو موجودہ اسمبلی اپنی مدت کمپلیٹ کریں گے۔ راجہ محسن ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے، آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اچھا جی، بڑھیں آگے، اور اب کچھ ڈیٹیل سامنے آئی بارش سے اب ہمیں جی وہ نمبرز ہمارے سامنے آ گئے جس کا ہم انیشلی ذکر کر رہے تھے کہ کہاں کتنی بارش ہوئی ہے کراچی میں۔ بڑا مسئلہ ہے بھائی، اسکیٹرڈ بارشیں ہو رہی ہیں، تو 24 گھنٹے کے دوران کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ سعدی ٹاؤن میں 58، گلشن معمار میں 54، یونیورسٹی روڈ پر 52 اور نارتھ کراچی میں 51 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ جی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ خاصی بارش ہوئی ہے صدف۔ اب آپ دیکھ لیں سرجانی ٹاؤن میں 100 ملی میٹر بارش، تو یہ دیٹ انڈیکیٹس نا کہ بارش ہوئی ہے۔ نارتھ کراچی میں 51 ملی میٹر، میں نہیں کہہ رہا تھا کہ بارش زیادہ ہوئی ہے، یونیورسٹی روڈ پہ ادھر ادھر کافی جگہوں پہ کافی اب تو ریکارڈ بھی سب پروف ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ کہاں کہاں کتنی بارش ہوئی ہے۔ تو وہ علاقے جہاں پر زیادہ بارش ہوئی ہے یقیناً وہاں پر پانی بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اور زیادہ پانی کھڑا رہتا ہے اور کافی عرصے کھڑے رہتا ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا ہے جی۔ سو اگر اس پانی کو نکال دیا جائے بروقت تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بہتر۔ نکال کے کہاں پھینکیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہاں پر میں نے بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے اور بعض اوقات وہ جھاڑوؤں سے یہاں پر پانی ایک سڑک سے دوسرے سڑک یعنی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لوگ آپ کی سروسز لے سکتے ہیں؟ لوگوں کو کرتے دیکھا ہے میں نے، مشاہدہ ہے میرا، مشاہدہ تو یہی ہے جی۔ کبھی کبھی آپ یاد کریں بچپن میں ہم نے بھی ایسے بہت سارے کام کیے، کچھ گھروں میں ایسی ڈھلانیں ہوتی تھیں جہاں آ کر پانی وہیں ٹھہر جاتا تھا، وائپر سے، تو وائپر سے، برتنوں سے، بالٹیوں سے، ان سب سے پانی نکال کے کہاں پھینکا جاتا تھا یہ مجھے یاد نہیں۔ یعنی کہ وائپر جو ہے وہ آپ سوچیں کہ بارش کے سیزن میں بچے یوز کرتے تھے پانی نکالنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کی اماں یوز کرتی تھی۔ اور ہمیں اتنا مزہ آتا تھا وہ پانی میں، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح سے فل اجازت بھی نہیں ملتی تھی کہ بارش میں جا کے دیکھ لیتے ہیں ان کے ڈسکشن سنتے ہیں، وہ مجھے میموریز یاد آتے ہیں۔ لو جی، کیا حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ آپ کی حسرت ہے کسی اور کی حسرت ہے؟ ظاہر ہے حسرتیں تو انسان کی ہوتی ہیں، کسی بھی طرز کی ہو سکتی ہیں، انسان کی کچھ تو حسرتیں یہ ہوتی ہیں، دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ اپ انڈیویجول کی بات پوچھ رہی۔ تو بہرحال اس سے ہٹ کے میں ایک خبر شامل کر رہا ہوں کہ اب لگتا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ڈگرا وزیر اعظم بننے کے امکان نہیں ہے، کم ہو گئے۔ اب کہنے کو یہی ہے کیونکہ جس طرح سے فلوٹ کیا گیا تھا تو وہ سب نے اس کو جس طرح سے، پیچھے ایک وجہ اور تھی، جو انٹرویو انہوں نے دیا تو جب صحافی نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیں مجھ سے اب تک جو بھی کام کروایا گیا ہے اللہ کا شکر ہے، میں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دینے کی کوشش کی، اگر پھر مجھے اللہ کی طرف سے ایسی توفیق ملی تو آئی کین ڈو دیٹ۔ سو اس سے لوگوں کو زیادہ اس خبر سے نا میں نے ایک اپنے الفاظوں میں سمرائز کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے جواب دیا تھا، مطلب یا تو آپ تردید کر دیں، تو اس لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ نام آخر آیا کہاں سے، جب نون لیگ کے بڑے بڑے وزراء ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال نام آیا، تو اب اس پر ہے یہ سلسلہ کہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں مسترد کر دیا، کہہ رہے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ خواجہ آصف صاحب اس حوالے سے کافی ووکل ہو کے سامنے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کا کردار ایک امپائر کا ہوتا ہے، تجویز کسی سطح پر زیر غور نہیں آئی ہے، اور اسحاق ڈار نگراں وزیر اعظم بنے تو پورے انتخابی عمل پر سوالیہ نشان آ جائے گا، اور ظاہر ہے انہوں نے کیا کہا، کیا کہا یہ ذرا دیکھ لیتے۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، تو انتخابی عمل پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ احسن اقبال کہہ رہے ہیں اگر سب مان جائیں تو پھر بن سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی دو مختلف آرا ہیں نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے، وزراء کی جانب سے۔ اچھا جی، اب پیپلز پارٹی جو کہ بڑی اہم اتحادی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم بنائے جانوں کی خبروں کو ہم فیک نیوز قرار دے رہے ہیں۔ شہری رحمان کہتی ہیں ایسی کوئی بات ہوئی نہ، معاہدہ نام تک نہیں شیئر کیا گیا، نگراں حکومت کے لیے غیر جانبداری لازمی ہے۔
कोई बातें क्लोज नहीं हुई, कोई नाम शेयर नहीं हुए, तो यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें। आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है जी। ये सब फेक न्यूज़ है, कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम हैं, आगे पीछे ये नाम होंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए हैं, तो क्या आप कहेंगे कि फलां का नाम हो गया या किसी का नाम हो अच्छा जी, तो हाफिज अब्दुल्ला साहब पीडीएम के तर्जुमान वो कहते हैं कि ये मुशावरत से होगा, एक कोई शख्स ये फैसला नहीं कर सकता। तो ख्वाबर गुमन साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ख्वाबर गुमन। ये फरमाइए भाई कि सवाल एक ही है कि वो जो कतार थी वो इसमें हैं या नहीं, और नाम फ्लोट किसने करवाया ये? हाँ, क्या खबरें हैं? देखें, मेरी नज़र में ये जो मौजू है इसको डिस्कस करने का सिर्फ एक ही जाविया है। वो वाहिद जाविया ये है कि जब ये खबर छपने के लिए अखबार के अंदर गई, एक अंग्रेजी अखबार ने इस खबर को छापा, उस खबर के ऊपर जो वहाँ पे एडिटर साहिबान बैठे थे या रिपोर्टर ने जब वो स्टोरी की, मतलब मैंने खुद अखबार के अंदर को 18 साल काम किया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के अंदर, तो होता यही है कि एक जब इस तरह की आप खबर देते हैं ना, कम से कम उसको एक वेल राउंडेड उसके ऊपर सारे सवालात उठा के और फिर वो खबर देते हैं। आइन बहुत वाजे है कि कोई एक जो सिटिंग मिनिस्टर है, जिस तरह अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, एक ऑफिस बेरर है एक पॉलिटिकल पार्टी का, वो किसी सूरत जो है वो निगरान जो सेटअप बनता है उसका हिस्सा बन ही नहीं सकता। आइन का आर्टिकल 224 आपको जरूर पढ़ना चाहिए, उसका नीचे सब सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि उसका तो अगर वो कोई ऐसा बंदा बनता है जो निगरान सेटअप के अंदर आता है, उसका कोई करीबी रिश्तेदार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शेक नंबर 31 रात को भी हमने पढ़ के बताई, उसके अंदर भी दोनों पार्टीज ने अंदर ने एग्री किया हुआ है कि दोनों पार्टीज के कोई करीबी रिश्तेदार जो है, अगर कोई बंदा निगरान वजीर आजम बनता है, निगरान वजीर बनता है, तो उनका कोई रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जब आइन बहुत वाज़ेह है, कवानीन बहुत वाज़ेह है। आप केपी में क्या हो रहा है ये तो देख लें कि केपी में वो जमातें, पीपी के नुमाइंदगी भी मौजूद है, जेयूआई की भी, एएनपी की भी, वहाँ तो इख्तियारात की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये 224 का इतलाफ किस तरह से होगा? देखें, वहाँ बेशक किसी का नॉमिनी है, किसी का करीबी है, लेकिन जो साबका हुकूमत का कोई जो वजीर उठ के निगरान हुकूमत का सेटअप नहीं बन गया। आप एक भी ऐसी मिसाल नहीं है। मैं तो आपको चंद एक ऑब्वियस चीजें उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि जी नाम, मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उस अखबार की, उस रिपोर्टर की जिन्होंने ये स्टोरी की। उस स्टोरी की कोई बुनियाद होनी चाहिए थी। एक बुनियाद ये बताई जा रही है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी चूंकि मुल्क के अंदर ये जो मुआशी हालात हैं, जो रिफॉर्म्स की गई हैं, हम नहीं चाहते ये डीरेल हों। सेक्शन 230 में तरमीम की वजह से भी इस स्टोरी में काफी ज्यादा, क्या कहना चाहिए, इसको एक बूस्ट मिला बाइख्तियार होने के हवाले से। अच्छा, अब ये है कि इसका मतलब हम ये समझें कि अगर डार साहब ये इनको ये होता दे दिया जाता है, तो उसके बाद जो क्या एक निगरान जो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला होगा या वजीर होगा, वो इलेक्शन के बाद फौरन उसको फिर और ओहदा दे दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइन शिकनी हो रही है पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से इन द फील्ड हैं, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। अच्छा खबर, फिर एक बात तो तय है, अभी तो नाम सामने नहीं आया इसाक डार की स्टोरी के हवाले से भी। अब जाहिर है इस तरह की बातें जो आप कह रहे हैं कि पता लगाना चाहिए किसने सर्कुलेट किया, क्या सेंस है जमातों में? किसी इकोनॉमिस्ट का नाम आना चाहिए बतौर निगरान वजीर आजम, किसी पॉलिटिशियन का आना चाहिए, किसी साबिक जज का, किसी ब्यूरोक्रेट का, या फिर किसी सहाफी का? देखें जी, बुनियादी जो काम है वो जो आइन के अंदर वो जो सेक्शन आप बात कर रही हैं 230 का, और आइन भी बहुत वाज़ेह है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि डे टू डे जो इंतजामात उसको देखना है। उसका वाहिद काम ये है कि इलेक्शन कमीशन को कोई मदद चाहिए जो उसने इंतखाबात करवाने हैं, वहां पे अगर कोई रोक रुकावट है उसको दूर करें। उसके अंदर बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि एक जो केयर टेकर सेटअप है कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकता
جس کو آنے والی حکومت ریورس نہ کر سکے. مطلب کوئی نہ ایسی کوئی پالیسی ڈیسیژن لے سکتے ہیں نہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں. باقی یہ جو آپ نے کہا کہ جی کس کو بننا چاہیے, کس کی کون آنا چاہیے, آنے کو تو کوئی بھی آ سکتا ہے. ماضی کے اندر صحافی بھی بنے, ماضی کے اندر جو سیاستدان بھی بنے, ماضی کے اندر ہمارے حسن عسکری صاحب پروفیسر جو یونیورسٹی کے ہیں وہ بھی بنے, ماضی کے اندر جو ہے ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب بھی بنے. تو بننے کو تو کوئی بھی بن سکتا ہے, لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ کام کیا ہے. لیکن اس وقت چکر پتہ ہے کیا ہے, چکر یہ ہے بیسیکلی اکانومسٹ کی بات کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے اس کے بعد اس کی کنٹینویشن, بھلے وہ 3 مہینے کا ہی سیٹ اپ ہو, جو کہ آئین کہتا ہے. ہم بار بار آئین کا تذکرہ کہتے ہیں کیونکہ آئین تو بہت کچھ کہتا رہا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن آئین کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چلیں تو 3 مہینے میں کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جس کے اندر اکانومی بھی صحیح ہماری چلتی رہے. تو یہ بھی لوگوں کے ذہن میں کنسیڈریشن تو ہوگی نا. اور پھر ڈار صاحب نے کہا بھی تھا اسی کو لانا چاہتے ہیں جی جس نے معیشت کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا, یہ اشارے دیے تھے انہوں نے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب آئین آپ کے اوپر جو ساری کی ساری پابندی لگا دیتا ہے کہ آپ بھی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 3 مہینے کے اندر آپ 3 مہینے کا آپشن کیوں لے رہے ہیں, آپ 60 دن کا آپشن لے لیں, اسمبلی کو وقت پورا ہونے دیں, اور جو ہی یہ حکومت ختم ہوگی فوراً سے الیکشن کا شیڈیول آ جائے گا, اور 60 دن کے بعد رادر 54 دن کے بعد جو ہے ایک نئی حکومت فریش مینڈیٹ کے ساتھ, وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, دوبارہ سے ان کی ایک مخلوط حکومت ہو یا کوئی اور تیسری چوتھی پولیٹیکل پارٹی آ جائے, وہ آ کے اچھے پورے فیصلے کرے عوام کا جس کے پاس مینڈیٹ ہو. بنیادی طور پر یہ جو سوالات میں اور آپ روزانہ صبح کی بنیاد کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے. دیکھیں امریکہ کے اندر راجہ پرویز اشرف قیدی, راجہ ریاض انہوں نے اب تک مشاورت کر لی, کیا خبر ہے ان کے بارے میں؟ نام تو وہ بھی دیں گے, نام تو انہوں نے بھی دینے ہیں نا, 3 نام دینے ہیں. دیکھیں ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو آئندہ انتخابات کے اندر جو سیٹ ہے وہاں پہ ان کا جو آبائی حلقہ ہے فیصل آباد میں, وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی سیکیور کرے گی. تو جو پولیٹیکل پارٹی سیکیور کرے گی, پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کا کوئی حمایتی کہیں بیٹھا ہوا ہے کسی کا بند کمرے کے اندر, تو وہاں سے جو ان کو حکم ملے گا کہ جناب اعلیٰ آپ کو یہ سیٹ ملے گی, آپ کو یہ سینیٹرشپ ملے گی, تو وہ آج کل ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ اپنی سیاست جو مستقبل کی ہے اس کو بچانے کے لیے وہ اپنا یہ جو ان کا حق ہے وہ استعمال کریں گے, اور وہ وہی کہیں گے جو ان کو کہا جائے گا. راجہ ریاض ابھی تک تو وہ پی ٹی آئی سے ہی ہے, باوجود اس کے منحرف ہیں, تو کیا پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی کریں گے مشاورت؟ وہ نہیں بالکل, میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے مشاورت کریں گے, اور آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کہیں بنی گالا کے ارد گرد کہیں دیکھا جا سکے. اچھا تربیت بتا دینا, کمال کرتے ہیں آپ بھی. وہ راجہ ریاض صاحب اس سے پہلے کتنی دفعہ وہ اپنا جو ہے ذہن بتا چکے ہوئے ہیں کہ بھلا وہ کیا سابقہ پرائم منسٹر آف پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے سوچتے ہیں, اور وہ ان سے وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں. پارٹی میں تو ہے نا, میں نے تو اس لیے سوال پوچھا, ہے منحرف, لیکن کیا پتا مطلب نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی اب ہم ہیں, راستہ یہ جو بٹک ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, پارٹی ہم ہیں جی, اور ہمارے سے لوگوں کو مشورہ لینا چاہیے اور ہمارے سے عقل کی بالکل, اور ان کی جو امپورٹنس ہے وہ کسی اور کی کہاں. بہت شکریہ آپ کا خاور گمن صاحب فون ویدہ, اور بڑے معصومانہ انداز میں آپ پوچھ رہی تھی. معصومانہ سوال بھی تھے, معصومانہ جواب بھی تھے خاور گمن صاحب کے. ٹھیک ہے جی, اچھا جی, اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں پھل فروٹ کی. بہت کچھ لوگوں کے لیے تو سیاست میں بھی انگور کھٹے ہوتے ہیں, انگور کھٹے والی صورتحال. کتنے طنز مار رہے ہیں آپ جب سے یہ ٹاپک, ایسے ہی وہ مثال آ گیا, محاورہ آ گیا. انگور کھٹے ہیں جی, اشفاق نے بولا ہے, میں نے نہیں بولا, ڈسکلیمر. اچھا جی, انگور کی بات اس لیے ہوئی ہے, انگور کے بہت سارے فوائد ہیں. انگور کھٹے بھی ہوں تو فوائد پھر بھی ہیں. چمن میں انگور کی کاشت کامیابی سے جاری ہے, اور مختلف اقسام کے انگوروں کی ویرائٹی سے کاشتکار بھی خوش ہیں. انگوروں کی مقامی پیداوار نے جہاں اس نعمت کو عام آدمی کی قوت خرید میں پہنچا دیا ہے, وہیں انگور کاشتکاروں کے لیے بھی منافع بخش پھل ثابت ہوا ہے. مزید ہمیں بتا رہے ہیں اختر گلفان. کمال ہے, انگور کا سیزن آ گیا جناب. کھائیں جی انگور, اگر سستے مل جائیں تو, ورنہ چمن چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو اب ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں لیاری کا, جہاں پر رنگوں سے سجے شاہکار بنانے اور اپنے فن سے جذبات اور احساسات کی عکاسی کرنے والا گمنام فنکار, یعنی کہ پہلے گمنام ہوا کرتے تھے, اب انشاءاللہ نہیں رہیں گے, موسیٰ, وہ خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہیں. تو رپورٹ کر رہے ہیں اس سے متعلق عشرت خان کر رہی ہیں.
میں جو لوگ بستے ہیں ان میں واقعی خدا داد صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ فٹ بال کے حوالے سے ہوں، گائیکی کے حوالے سے ہوں، یا پھر ابھی ہم نے دیکھا یہاں پر جناب کس طریقے سے زبردست پینٹنگ کی گئی ہیں، اور وال پینٹنگ تو بڑی زبردست ہے۔ اچھا جی، اب ذرا ہم آپ کو پشاور کی سینٹرل جیل کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے اور قیدیوں کو باعزت روزگار وہ ظاہر ہے کیسے کما سکیں، اس کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے۔ جیل میں چمڑے سے بنے بٹوے، جوتے اور دیگر اشیاء کیسے بنائی جاتی ہیں یہ ہنر انہیں سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا انیشیٹو ہے، باعزت روزگار بھی اس سے حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرے جب آپ قید تنہائی میں ہوں اور جب آپ کو اپنے وہاں پر سال گزارنے ہوں تو اس میں آپ کا فوکس کسی کام پر چلا جائے، ٹینشن آپ کی چلا جائے، تو آپ کا بہت سارا وقت جو ہے وہ پازیٹیو نہیں، اور سیکھنے کے لیے آپ کچھ سیکھ کے نکلیں، یکسوئی آپ کو وہاں پر مل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے کچھ ڈیسیجنز یا ایسے سرکمسٹینسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، آپ بیزی بھی ہو گئے اور ایک اچھا کام بھی سیکھ رہے ہیں اور پازیٹیو تھنکنگ بھی آپ کی سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ بریک لیتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ پانی ہوتا ہے تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، پھر بجلی بھی چلی جاتی ہے، ارے مسائل چھوڑیں، لیکن جب کچھ نہیں کر پاتے تو کیا کرتے ہیں؟ انجوائے کھاتے کریں، پیتے ہیں، پکوڑے کھائیں، ہم بیچارے کر بھی کیا سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں، بالکل کھا پی کے انجوائے کریں، کچھ میوزک اگر سن سکتے ہیں وہ سنیں۔ تو ہمیں محمد آصف خان بتا رہے ہیں وائے بغیر بتی کے۔ اچھا نہیں تو آپ کے مطلب اپنے موبائل کی سم سے آپ یوز کر سکتے ہیں نا، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر لائٹ نہیں آئی تو پھر موبائل جو ہے بالکل اس کی بیٹری بچانی ہے تو گانے نہ سنیں، گنگنا لیں اگر آپ صحیح بہتر گنگنا سکتے ہیں۔ آصف خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں بادل برستے ہی شہریوں نے رخ کیا سموسے اور پکوڑوں کی دکانوں کا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ برسات کا لطف تو گرم گرم سموسوں کے ساتھ ہی آتا ہے۔ میں تو جلیبی لینے آیا ہوں، بہت اچھی دیسی گھی کی جلیبی ملتی ہے، ظاہر ہے موسم کو انجوائے کرنا ہے تو پھر یہ تو چیز ہوتی ہے۔ ہم بھی پکوڑے سموسے ہی لینے آئے ہیں، دہی بڑے لیے، موسم کو دیکھتے ہی باہر نکلے تھے ہم بھی۔ برسات کے موسم میں خواتین بھی سموسے کھانے پہنچ گئیں بنس روڈ۔ اچھا لگتا ہے، موسم کو انجوائے کرتے ہیں لوگ، یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، گھر میں بنائی بھی آتی ہیں، بازار سے بھی لے کے آتے ہیں۔ کراچی میں عرصے بعد بارش ہوئی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں پر کھانے کے لیے آئے ہم لوگ، جلیبی پھاپڑا کھانے آئے تھے لیکن یہاں جلیبی پھاپڑا مل نہیں رہا ہمیں۔ شہر میں جلتل کے بعد گرما گرم سموسے اور پکوڑے نہ ہوں تو بارش کا مزہ ہی ادھورا ہے۔ کراچی میں بارش ہوتے ہی لوگ سموسے اور پکوڑوں کی دکانوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی شہر کی بیشتر مقامات پر سموسے اور پکوڑوں کی دکانوں پر لوگوں کا رش دکھائی دے رہا ہے۔ کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز کراچی۔ آصف نے اس کے بعد کتنے پکوڑے اور کتنے سموسے انجوائے کیے ہوں گے؟ جی اندازہ لگائیں۔ میں سوچ رہا ہوں، جلیبی بھی کھائی گی، میرے جلیبی کا بڑا دل کر رہا ہے، کتنے عرصے سے میں نے جلیبی نہیں۔ میں حیران پریشان ہو رہا ہوں کہ یہ کیسے 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 مینیج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کھائیں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا۔ بھائی آپ کھا سکتے ہیں، دنیا بھر کی تمام چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ہے نا اپنے وزن کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں۔ بھائی اشفاق نے تو بیسن بنا کے رکھ لیا تھا، کہاں ہیں پکوڑے، کب آئیں گے پکوڑے؟ بھائی تو بازو نے نا جس طرح سے انڈے دستیاب نہیں ہوتے کچھ چیزوں کے لیے، ایسے پیاز بھی آرام سے نہیں ملتا، مرچیں بھی پڑتی ہیں اس کے اندر، بعض اوقات آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، دھنیا بھی اور انار دانہ بھی بعض اوقات ڈالا جاتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا ٹیسٹ، کافی سارے لوازمات ہیں۔ میں بڑا سادہ کھانا کھاتی ہوں، آپ سمپلی نمک مرچ ڈالیں، پیاز اویلیبل ہوتی ہے، تھوڑی سی ہری مرچ، پکوڑا بنائیں اور جناب، اور نہیں صرف پکوڑا نہیں بھائی، اس کے ساتھ چٹنی ہو، پودینے کی چٹنی۔ میں کیچپ سے گزارا کر لوں گی اشفاق۔ کیچپ فری کا آتا ہے؟ کیچپ ہے میرے پاس، ہے نا کیچپ، بس آپ پکوڑے لیں، میں کیچپ لے آتی ہوں۔ چلیں کیک اور پکوڑے ساتھ ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، نہ کیک آئے گا نہ پکوڑے۔